नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैशाली राज पुरोहित मिठाई दुकान का कारखाना सील, संचालक पर एफआईआर के आदेश। खाद्य विभाग की कार्रवाई में गुटखा फैक्ट्री सील, प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर 1 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश शासन का आदेश, प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होंगे अध्यक्ष का चुनाव, पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष। जिले के भीतर आधार कार्ड निर्माण में बड़ी लापरवाही, चीन के निवासियों का जिले में बन गया आधार कार्ड। दशहरे से दीपावली तक 24 दिन स्कूलों की छुट्टी पर अब तक नहीं आया मध्य प्रदेश शासन का कोई आदेश। 4 महीने में आधा सैकड़ा सड़क दुर्घटना, अब तक नहीं हुए किसी के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। जनपद पंचायत लालबर्रा में बैठक के दौरान अव्यवस्थाओं पर जनप्रतिनिधि ने जताई नाराजगी। जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। नगर पालिका परिषद के द्वारा जिला पंचायत के सामने खाली पड़ी हुई जमीन पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की जा रही है। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद जिला पंचायत के समक्ष खाली पड़ी जमीन पर छोटा सा उद्यान और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी पार्किंग व पौधरोपण किए जाएंगे। ठीक है। इसमें पहले अतिक्रमण था, कलेक्टर साहब के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया और जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था है गड़बड़ाई में, तो इसमें कुछ पार्किंग स्पेस देते हुए और इसको लंबा लंबा एकदम गार्डन टाइप का हरियाली रहे। सर, शहर में भी और ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग स्थल नहीं है, क्या मास्टर प्लान बनाया जा रहा है शहर के लिए? मास्टर प्लान तो खेत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बनाती, लेकिन जहाँ तक शहर की पार्किंग की और सुंदरता की बात है तो उसमें तो सभी जगह हम लोग काम करेंगे। तो इसी तरीके से पार्किंग स्थल बनाया जाएगा सर सभी? हाँ, जहाँ स्पेस मिल जाएगा पार्किंग के लिए वहाँ स्पेस बनाते हैं। सर, कब से प्रारंभ हो जाएगा और क्या क्या रहेगा इसमें सर पूरा? इस पर इस तरफ जो है जेल गेट की इधर 4 व्हीलर की पार्किंग हो जाएगी और जिला पंचायत तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए स्पेस बना रहे हैं ताकि शासकीय कार्यालय ज़्यादातर है तो यहाँ पार्किंग पर्याप्त हो। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के मकसद को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले में 5 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों को लेकर युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए बतौर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें से 40% लोन की राशि राज्य सरकार के द्वारा अदा की जाएगी। आपको बताएं कि इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अस्तित्व में आने के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा और वहां इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संभागीय कार्यालय में भेजा जाएगा, जहां पर एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से युवाओं का चयन होगा, जिससे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के संदर्भ में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के उपयंत्री श्री ध्रुवे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों के लिए जो है टारगेट्स जो है निर्धारित रह जाए और इसके लिए निजी कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत जो है इसमें लक्ष्य जारी होते हैं हर जिले में। जैसे बालाघाट जिले में, बालाघाट के लिए जैसे पहले 10 के टारगेट हुआ करता था, अब जो भी शासन की जो भी मंशा हो उसमें टारगेट्स में कुछ कटौती करके उसने निर्धारित लगभग 5 का जो है टारगेट दे दिए। अब इसमें जो है कृषकों को जो इच्छुक आवेदक हैं वो उसके आयु 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। उसका एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता पहले स्नातक था, उसको कम करके जो है 12वीं पास कर दिया गया है और इस शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन MP ऑनलाइन के द्वारा होएगा
और जैसे ऑनलाइन करने के बाद ये उसका नाम MP ऑनलाइन में मतलब चला गया, आवेदन कर दिया उन्होंने। फिर जो है हमारे कृषि यंत्री कार्यालय संभागीय अधिकारी शासन के निर्देशों के तहत जिले में BPL कार्ड धारियों का सत्यापन कार्य शीघ्र ही खाद्य विभाग के आदेश से आरंभ किया जाएगा, जिसकी तैयारी जनपद स्तर पर लगभग पूर्ण की जा चुकी है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए जनपद पंचायत के CEO शिखा भलावी के नेतृत्व में विकास खंड स्तर पर अलग अलग टीम बनाई गई है, जिनमें पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रोजगार सहायक एवं अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो घर घर जाकर सर्वे कार्य करेंगे। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत 187 प्रकरणों पर सर्वे कार्य कराया जाना है। इस संदर्भ में जनपद पंचायत CEO शिखा भलावी ने पद्मेश से चर्चा के दौरान बताया कि शासन के निर्देशों के तहत BPL कार्डों का सत्यापन कार्य करवाया जाना है, जिसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि जिनका BPL कार्ड जारी किया गया है वर्तमान में उसकी वस्तु स्थिति क्या है। शासन स्तर से जो BPL का सत्यापन किया जाना है, उस कड़ी में जो प्रशिक्षण होने थे, एक चरण का प्रशिक्षण हमारे पास हो चुका है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सहायक पटवारियों का। दूसरे चरण का जो प्रशिक्षण है वो शेष रह गया है। इसके अलावा हमारे 167 दल बने हुए हैं जो घर घर जाके BPL का सत्यापन करेंगे। एक दल को कम से कम 200 का टारगेट दिया गया है कि 200 घर कंप्लीट करके और जानकारी दें, उनका पात्र हैं या अपात्र हैं, मौके में अगर नहीं मिलते हैं या मृत हो गए हैं तो उसकी जानकारी शासन को उनको उसी दिन भेजना है जिस दिन उनको जितने सत्यापन करेंगे उतने सत्यापन की जानकारी उन्हें तुरंत जनपद कार्यालय को देनी है। मां बमलेश्वरी सेवा समिति कायदी के तत्वाधान में आज ग्राम कायदी से पदयात्रा निकाली गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु जन शामिल हुए। यह पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मां बमलेश्वरी के धाम डोंगरगढ़ पहुंचेगी, जहां भक्तों के द्वारा माता रानी को चुनरी अर्पित की जाएगी। आपको बताएं कि इस पदयात्रा में 6 वर्ष का बालक आनंद भी शामिल हुआ है, जो पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ माता रानी के धाम पहुंचेगा। इस संदर्भ में समिति के पदाधिकारी लोकचंद राणा ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से यह आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है और प्रतिवर्ष माता रानी के दरबार पहुंचने के लिए ग्राम से पदयात्रा निकाली जाती है। कायदी से हमारी डोंगरगढ़ के लिए पदयात्रा पिछले 8 वर्षों से लगातार इस वर्ष भी डोंगरगढ़ के लिए प्रस्थान हुई है। ये 8 सालों से आप लोग करते आ रहे हैं जी। अच्छा, आज जो ये यात्रा जो डोंगरगढ़ निकल रही है, इसमें 23 व्यक्ति है। 23 लोग हैं। 23 लोग। तो ये कहीं रुकेगी कि सीधे? नहीं, अभी नाइट हम हट्टा में करेंगे। अच्छा। फिर वहाँ से निकलेंगे तो फिर कृष्णापुर होती है। केंद्र सरकार के द्वारा मेरा आधार मेरी पहचान नाम से शुरू किया गया आधार कार्ड का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसकी बानगी जिले के मलाज खंड में दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 के दौरान मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट में एक निजी कंपनी के लिए काम करने पहुंचे चीन के कुछ कर्मचारियों ने मलाज खंड में ही भारतीयता का प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवा लिया। अब यह आधार कार्ड कैसे बना, किस तरह से बना, यह बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय बन गया है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब इस आधार कार्ड की पुष्टि के लिए जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद में कार्यरत आधार कार्ड बनाने वाली टीम से चर्चा की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि तो कर दी कि यह आधार कार्ड नंबर के अनुसार जिन व्यक्तियों की फोटो और नाम दिखाई दे रहे हैं कार्ड उन्हीं के हैं, लेकिन यह आधार कार्ड कैसे बने, किस तरह से बने, यह बात उनके लिए भी चौंकाने वाली है। हालांकि वे बताते हैं कि 2 साल पहले उनके पास भी कुछ चाइना के निवासी आए थे जिन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन मूल निवासी नहीं होने की वजह से उनका आधार कार्ड का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। जो भारत का नागरिक है उसी का आधार कार्ड बन सकता है, अन्यथा किसी का नहीं बन सकता। अच्छा, ये जानकारी भी लगी थी कि आपके यहाँ भी कुछ लोग आए थे? हाँ, हमारे पास में चीनी लोग आए थे, भरवेली माइंस में काम करते थे वो लोग। उनका आधार कार्ड पे खाता खुलवाने के संबंध में आए थे, पर तो हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि एड्रेस प्रूफ उनके पास कुछ भी नहीं था। वो माइंस का सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, पर तो उसके आधार पर आप एड्रेस साबित नहीं कर सकते। ये फिर ये कब का बना हुआ है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? ये ऐसे कंपनी से बना है 2018 में, 1 जनवरी 2018 को बना हुआ है। तो ये यहाँ के नागरिक बिल्कुल भी नहीं? नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पर जब जिला प्रशासन से पद्मेश न्यूज की टीम ने चर्चा करने की कोशिश की तो अधिकारी इस मामले पर बसते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है
और जांच का विषय है। जल्दी ही इस विषय पर जानकारी ली जाएगी। जिले की सड़कों पर चालकों के द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम उल्लंघन पर अब तक जिला परिवहन कार्यालय में सख्त कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा बीते 4 महीनों में आधा सैकड़ा दुर्घटनाओं में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत और इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के भीतर अन्य जिलों में अब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अकेले सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और 1 सैकड़ा से अधिक पर कार्रवाई लंबित है। जिले के भीतर बीते 4 महीनों से यातायात विभाग की कोई बड़ी कार्रवाई देखी जाए तो मात्र बसों पर चालानी कार्रवाई के अलावा अन्य कोई बड़ा काम दिखाई नहीं देता। इस पूरे मामले पर दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा स्टाफ कम होने का कारण बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भीतर सभी RTO कार्यालय में स्टाफ की बहुत कमी है। इसके बाद भी अन्य जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे जिले के भीतर परिवहन विभाग की कथनी और करनी में भारी अंतर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग इस बार दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 24 दिनों की छुट्टी देने जा रहा है। यह खबर बीते दिनों से शिक्षकों, छात्रों और उनके परिजनों के बीच सुर्खियों की वजह बन चुकी है। क्या सच में यह खबर सही है या केवल हवा हवाई है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ महीने पहले बाकायदा दशहरे से दीपावली तक छुट्टी दिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया था कि बच्चे अपने तीज त्योहार भूलते जा रहे हैं। छुट्टियों के दौरान बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं होगा तो वहां दशहरे से लेकर दीपावली के त्योहारों को पूरी तरह से मना सकेंगे। यही नहीं, सरकारी और निजी स्कूलों को तो निर्देशित भी किया गया था कि दीपावली के तुरंत बाद किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन न किया जाए, जिससे बच्चों की दीपावली की छुट्टी खराब ना हो, माता पिता उन्हें पढ़ाई का बोझ न डाले। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके पास अब तक इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है कि दशहरे से लेकर दीपावली तक छात्रों की छुट्टी रहेगी और स्कूल बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर के सभी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल की सफाई की गई और माल्यार्पण भी किया गया। सांसद डॉक्टर ढालसिंह बिसेन बताते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं। इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करना हमारी परंपरा है। इसी कड़ी में यह कार्य किया गया है। रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल के निकट गंदगी पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की। आज माल्यार्पण का जो विषय है, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी और पूर्व जनसंघ के हमारे प्रणेता, अंत्योदय के प्रणेता आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी की आज जन्मतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने तय किया कि आज हम अपने इस बालाघाट शहर में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, उन्हें सबकी का स्मरण करते हुए, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है, ये सब हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, इनका आशीर्वाद हमको मिले, पार्टी को आशीर्वाद मिले, इसी दृष्टि से इनकी साफ़ सफाई करके, इनको स्नान करा के, इनको माल्यार्पण करके हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। हमें जो एक बात की जानकारी लगी कि रानी दुर्गावती जी की मूर्ति, हम जब इसकी सफाई कर रहे थे तो इसके आसपास बहुत सारी हमें कुछ शराब की बोतलें कुछ इसमें देखने में आई, तो निश्चित रूप से अब रानी दुर्गावती जी हम सबके आराध्य हैं, गौड़ समाज की हमारी प्रणेता हैं, जिनको हम सब मानते हैं, और उनके पास आकर के लोग यदि इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि वैसे तो नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई की जाती है, लेकिन आज जयंती के अवसर पर भाजपा के द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आज मूर्तियों के सामने जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ हर नगर में लगी हैं, उनकी साफ सफाई करना, उनका धुलाई करना और उसके ऊपर माल्यार्पण करना, और स्वच्छता, थोड़ी साफ सफाई भी होनी चाहिए। और उसके अंतर्गत जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आज हमने नगर के हर मूर्ति पर हम गए और उनको माल्यार्पण किए, साफ सफाई भी किए, धुलाई भी किए। कई जगह ऐसा लगता था कि बहुत कीचड़ भी हो गया है, हालांकि नगर पालिका के द्वारा हर मंगलवार को इसकी धुलाई होती है, साफ सफाई होती है। और लेकिन फिर भी थोड़ा सा जहाँ भी हमें दिखा, हमने निरमा भी बुलवाया और पाउडर भी बुलवा करके पानी से अपने धुलाई किया। सब जगह हमने
नगर पालिका चुनाव की घंटी बजने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने उन जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है जो प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे थे। बुधवार को भी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट बैठक के दौरान इस फैसले पर अंतिम मोहर लग गई कि नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं चुने जाएंगे, बल्कि पार्षद दल का नेता ही अध्यक्ष होगा। जब पद्मेश की टीम ने जिले के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करते हुए नजर आई, तो वहीं भाजपा इस फैसले से खफा दिखाई दी। चलिए सुनते हैं जनप्रतिनिधि की जुबानी, उनकी कहानी। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। पब्लिक में बीच में जाने से पहले चुनाव के पूर्व ही घोषणा पत्र में इन सारी चीज़ों का उल्लेख हो चुका था और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चलाना तो एक तरफ, माननीय कमलनाथ जी अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने जो जनता को अपने वचन पत्र में जो उल्लेख किया था और जो लोगों से सामने रखा था, उस बात को लेके वो उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। पूर्व में भी जो फैसला कैबिनेट ने लिया था दिग्विजय सिंह की सरकार में कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, आम नागरिक अध्यक्ष चुनेगा, वो भी फैसला कांग्रेस का था। और वर्तमान का जो फैसला है, ये भी फैसला कांग्रेस का है। अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला करती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति दर्ज कराती है। माननीय दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आम नागरिक अध्यक्ष चुनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी उसका विरोध किया था। भ्रष्टाचार मुक्त होगा, चूँकि माननीय कमलनाथ जी ने जनता के मन को समझा है, देखा है और ज़मीनी स्तर पर, जैसे कि हमारे भाईजान ने भी बात की है कि जो जनता जब वोट देती है तो सबसे पहले प्रथम नागरिक होता है वहाँ का पार्षद, और पार्षदों की ज़्यादा अपनी समस्या बताती है। और जब पार्षद अपने यहाँ नगर पालिका में आता है, उस समस्या का निराकरण नहीं होता और पार्षद ही अगर अध्यक्ष बनेगा तो इससे जनता का जल्दी निराकरण होगा और विकास काम तेज़ी से बढ़ेंगे। क्या पहले जो सीधे जनता चुनती थी वो गलत निर्णय था क्या? नहीं, वो भी अच्छा निर्णय था, लेकिन उससे अच्छा निर्णय ये है पार्षदों की यहाँ वैल्यू बढ़ेगी, जो उसके हक अधिकार है नगर पालिका अधिनियम में, पावर्स है, उस समय पावर्स नहीं थे, इसमें पावर्स बढ़ जाएंगे। इसमें तो फिर सीधा सीधा अच्छा लग रहा है कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, अच्छे अच्छे पैसे वाले चुनाव लड़के देख लिए, जीत नहीं पाए हैं जो वर्कर है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं में पार्षद जो रहेगा अच्छा रहेगा, उसी को वोट देती है जनता। जहां कांग्रेस के पार्षद इस फैसले का स्वागत करते नजर आए तो वहीं भाजपा के पार्षद की अपनी अलग अलग दलील है। उनके अनुसार कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए वह नहीं चाहती कि प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव हो। देखिए, कमलनाथ सरकार इस समय भयभीत है क्योंकि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ में उन्हें बहुमत दिया था, आज प्रदेश की जनता कमलनाथ सरकार से असंतुष्ट है और जनता के बीच में कमलनाथ जी अलोकप्रिय हो गए हैं। और चूंकि सामने नगरीय प्रशासन के चुनाव हैं तो कांग्रेस को डर सता रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव जब होंगे तो जनता के बीच में जाएंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। इस डर के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब नगरीय निकायों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का और महापौर का निर्वाचन होगा। तो निश्चित रूप से ये सारे फैसले गलत है और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है। इस विषय पर नगर पालिका के अन्य पार्षद का कहना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता अध्यक्ष चुनती थी, जिससे हर जनता के पास ही अधिकार होता था कि वह अपनी पसंद का अध्यक्ष चुने। लेकिन अब जनता पार्षद चुनेगी और पार्षद दल का नेता अध्यक्ष होगा, जो कहीं से भी न्याय संगत दिखाई नहीं देता है। पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, ये जो निर्णय कैबिनेट ने लिया है ये सही तौर पर कहा जाए तो गलत है, क्योंकि जब पार्षद अपना अध्यक्ष बनाएगा तो वो अध्यक्ष उनको पार्षद अध्यक्ष को खरीद लेंगे, क्योंकि पार्षद जैसा बोलेगा अध्यक्ष को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्षद द्वारा चुने जाएंगे। और जनता द्वारा जनप्रतिनिधि अपने मर्जी से काम करवाता है, अपने मर्जी से उचित काम करवाता है। शहर को किस तरह से बनाना है, कैसा क्या करना है, कैसा काम करवाना है, शहर को हम कैसे आगे विकसित करें, आगे की ओर ले जाएं, ये सब जनता द्वारा ही चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं उसी के लिए अध्यक्ष ठीक है। तो जनता ही चुनाव कर हाँ, जनता ही चुनाव करना चाहिए, जनता के द्वारा ही पार्षद अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। मेरा तो विचार है गलत है। जो पहले मतलब चुनाव होता था पार्षद के द्वारा, जो अध्यक्ष खुद चुनाव अपने जनता के द्वारा चुना जाता था और जो पार्षद, तो वही बहुत अच्छा था। ये जो अभी कैबिनेट ने जो पास करी ये गलत है। इस विषय पर जब हमने नगर पालिका वाराणसी के अध्यक्ष विवेक पटेल से चर्चा की तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह परंपरा चली आ रही थी। बीते 3 कार्यकाल के दौरान ही अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने गए।
जो नगर सेवक होते हैं वार्ड के पार्षद, पहले भी उनके माध्यम से अध्यक्ष चयन होता था। पिछले 3 रेजिम से डायरेक्ट चुनाव हुआ करते थे, जनता चुनती थी अध्यक्ष को। पर पुनः इस बार पुनर्विचार कर कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया है कि पार्षद जो कि कड़ी होता है, जनता के बीच जुड़ा रहता है, उसके माध्यम से चुना जाए। इससे पार्षदों के अधिकार बढ़ेंगे, उनके पावर बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से जनता की सेवा कर पाएंगे। जैसा हुआ है तो अच्छी बात है। जनता की बात आप देखेंगे, यहाँ भी अभी मैं मिल के आया, यहाँ भी परिश्रम देखिए आप, 33 पार्षद हैं, पूरे पार्षद लगे हुए जनता की सेवा करने में। यदि उन्हीं की वजह से वो अध्यक्ष आएगा तो ज़्यादा अच्छे उसकी समस्या की जानकारी होती है, वार्ड की जानकारी होती है और ज़्यादा अच्छे से काम करा पाएगा। तो ये निर्णय सराहनीय है, अच्छी बात है। नहीं, परिषद को इसमें पावरफुल बनाना है। पहले क्या था, डायरेक्ट में अध्यक्ष चुनने से मैं अध्यक्ष था, तो मैं जो अध्यक्ष जो डायरेक्ट होता था वो पूरे अधिकार उसी के होते थे। पार्षद के पास अधिकार कम हुआ करते थे। अब क्या होगा, पार्षद को भी अधिकार होगा, बराबर अपने वार्ड में काम करा सके, सबकी सुन सके। और चूँकि उन्हीं की वजह से अध्यक्ष आएगा तो वो सबको लेके चलेगा, मेरा मानना है। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी के अनुसार वर्तमान समय में चल रही नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत ही ठीक थी। हर जनता को अपने अध्यक्ष चुनने का अधिकार प्राप्त था। पार्षद के द्वारा अध्यक्ष चुनने पर धन बल और बाहुबल का बहुत अधिक उपयोग होगा। सरकार के कैबिनेट का यह निर्णय सरासर गलत है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। चूँकि कांग्रेस ने पंचायती राज लागू की थी और पंचायत में ही कांग्रेस ने ही एक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया था। तो लोकतंत्र में पंचायती राज बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था प्रत्यक्ष चुनाव होने से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने पे निश्चित तौर पर धन बल का बोलबाला बहुत चलेगा और 5 साल तक जो भी अध्यक्ष रहेगा वो मतलब प्रेशर में ही रहेगा। वे खुले मन से निर्णय लेकर के काम नहीं कर पाएगा। तो सरकार का यह निर्णय मतलब पसंद नहीं किया निर्णय जो हुआ, ये निर्णय को मैं ठीक नहीं मानता। इसके अलावा अगर सरकार ने इस प्रकार का चुनाव करने के लिए तो एक व्यवस्था बनाना चाहिए कि दल बदल विरोधी कानून जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में रहता है, ये कानून भी फिर बनाना चाहिए कि कोई भी दल बदल नहीं करेगा, किसी प्रलोभन में आके कहीं और नहीं जाएगा। इसके अलावा सरकार को ये गारंटी भी देना पड़ेगी कि चुनाव में धन बल नहीं चलेगा, कि चुनाव जीतने के बाद कोई किसी को भी लेके चल जाए और पैसे के बल पे अपने पक्ष में मतदान करे। तो सरकार का जो है निर्णय है ये जनहित में नहीं है, जन भावनाओं के खिलाफ। जब इस विषय पर जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी से चर्चा की गई तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस जान चुकी है कि उनके कार्यकाल के दौरान जनता उनसे नाराज है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था को वो समाप्त करने जा रही। उन्होंने तो यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पैसे से खरीद फरोख्त कर अध्यक्ष अपनी पार्टी का बनवाने की कोशिश भी करेंगी। पर यदि इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने कैबिनेट में लाया है कि हम पार्षद के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि डायरेक्ट जनता से जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उसको लगता है कि मुझे पूरे हर वार्डों का पूरा काम करना पड़ेगा, और जब वो पार्षद के ज़्यादा चुना जाएगा तो उसका ज़्यादा फोकस होगा, केवल अपने एक वार्ड की ज़्यादा चिंता करेगा, बाकी वार्ड। और इसलिए उनको लगता है कि सीधे चुनाव में कांग्रेस को भय लग रहा है कि हम शायद चुनाव नहीं जीत पाए, कि जिस तरह से पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में काम हुआ है, आज मोदी जी जिस तरह से केंद्र में बैठ करके दिल्ली में सारा काम कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक भय है और वो खरीद फरोख्त करके संभवतः पार्षदों को खरीद के जिस तरह का हार्ड स्टैंडिंग की बात करते हैं कि लोग इस तरह से एक सरकार जो है वो अपने माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी, ऐसा उनका गणित है, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही करते थे। और हमने जनता का चुनाव प्रतिनिधि इसलिए दिया कि उसकी जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ती है, और एक पार्षद यदि चुना जाएगा और वो बाद में अध्यक्ष बनेगा तो उसकी जवाबदेही केवल अपने ज़्यादा वार्ड की होगी, पूरे संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में करने के लिए शायद वो उतना उत्साहित नहीं होगा। ये निश्चित ही आज कांग्रेस डायरेक्ट चुनाव से भाग रही है। जैसे कभी कभी ये बात आती है कि इस अपने राष्ट्रपति सीधा चुनाव जाएगा, तो उससे उनको घबराहट होने लगी है पूरे। और भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं भागती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट चुनाव जब से हमारी सरकार आई है, उसके पहले से ही चालू हो गया था, लेकिन हमने कभी भी इसको बदलने की कोशिश नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पार्षदों के माध्यम से, और बाद में अनिश्चितता का वातावरण हमने कई बार देखा है। जब पार्षदों के बीच से अध्यक्ष चुना जाता है तो बीच बीच में कभी अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है, हट रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं कोई दूसरा, इस प्रकार की परिस्थितियां निश्चित ही पैदा होंगी।
और हम इसका भारतीय जनता पार्टी में आज सब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत गलत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर जनता के बीच में जाकर के इसका विरोध करेगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने इस विषय पर बताया कि मध्य प्रदेश शासन को एक बार फिर अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आज के 20 साल पहले कांग्रेसी सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू करवाया था। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और शहर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। नगरीय निकाय में जनता की पसंद का अध्यक्ष और महापौर बैठना चाहिए, जिससे विकास कार्य हो सके। मध्य प्रदेश शासन के इस फैसले के बाद जनता का कोई मायना ही नहीं रह जाता। बाहुबल और धनबल के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष बनाए जाएंगे। श्रीमती मुंजारे व्यक्तिगत तौर पर पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन जनता की मांग पर आगे विचार करने की वे बात करती है। मेरे विचार से शासन को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनके शासनकाल में उनकी सरकार ने ही सीधा इलेक्शन लाई थी और नगरीय निकाय के सीधे चुनाव हुए थे महापौर के, अध्यक्ष के। तो उस समय मैंने भी बालाघाट नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय पार्षद अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ी थी और बालाघाट नगर की सम्मानीय जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से बालाघाट नगर पालिका परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्रदान किया था। और मैं इसी पक्ष में हूँ कि सीधा ही इलेक्शन होना चाहिए। जनता के पसंद का अध्यक्ष और महापौर नगरीय निकाय में बैठना चाहिए, जिससे कि विकास के कार्य अच्छे से हो सकें, जनता का सीधा संवाद हो सके और जनता की उम्मीदों पर वो अध्यक्ष खरा उतर सके। क्योंकि जनता जब अपने अध्यक्ष को चुनेगी, महापौर को चुनेगी, तो निश्चित रूप से महापौर और अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनेगी जनता के प्रति और विकास के प्रति जवाबदेही रहेगी और जनता को भी ये विश्वास रहेगा कि हमने इनको चुना है, हमने इनको अध्यक्ष बनाया है, महापौर बनाया है, तो हमारे नगर का उत्तम विकास होगा और जन अपेक्षाओं पे हमारा अध्यक्ष और महापौर खरा उतरेगा। जिला प्रशासन की टीम ने 25 सितंबर को रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान व कारखानों पर छापामारी कार्रवाई की गई। बालाघाट में अवैध रूप से संचालित हो रही गुटखा फैक्ट्री पर संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई कर सीज किया गया। बालाघाट के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास गुप्ता गुटखा निर्माण इकाई में अवैध रूप से सतारा और माजा के गुटखे का निर्माण किया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति वाले दस्तावेज टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। गुटखा फैक्ट्री में 630 किलो कतरन सुपारी और 25 किलो फैक्ट्री में बना हुआ गुटखे का पंचनामा तैयार कर सीज करने की कार्रवाई की गई। गुटखे में उपयोग होने वाली कतरन सुपारी, तंबाकू एवं चूने के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। दुकान से गुटखा व पान में उपयोग किए जाने वाले एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ व सामग्री को जब्त किया गया है। दुकान में प्रतिबंधित 21 किलो पॉलीथीन पाए जाने पर उसे जब्त कर दुकान संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शहर के गुजरी चौक में संचालित गुरु नानक ट्रेडर्स में टीम के द्वारा निरीक्षण करने पर एक्सपायरी डेट के पान और गुटखे में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। इस दुकान के गोदाम में जांच के दौरान प्रतिबंधित 1 क्विंटल 86 किलो पॉलीथीन जब्त की गई और दुकान के मालिक पर 93,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दुकान के साथ ही गुटखा पाउच के सैंपल भी प्रयोगशाला में जांच के लिए एकत्र किए गए। गाड़ी में जो रख के लाए थे इसको अलग से ये जितने पाउच निकालो आगे तक क्यों मुझे बताओ कहाँ गया? वसूली कितने की हुई अपनी मौके पे? आज जो संयुक्त कार्यवाही नगर पालिका और खाद्य विभाग द्वारा की गई है, उसमें विशेषकर पान मसाले की दुकान में कार्यवाही की गई है। एक गुप्ता पान मसाला दुकान और एक ही गुरु नानक ट्रेडर्स में अपन ने कार्यवाही की है। इसमें हमने जो जब्ती बनाई है, जो गुरु नानक वाली शॉप है, इधर पे हमने जब्ती बनाई है लगभग
1 कुंटल 86 किलो के आसपास प्लास्टिक जब्त की गई है, जिसमें कि 93,000 का इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। मौके पे इन्होंने 1/4 जुर्माना जमा किया है। इसके अलावा जो इनके पास जो भी मटेरियल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, कहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर आ रही है, लोकल है, ब्रांडेड है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस आधार पर इनकी लगभग 50 किलो के आसपास की चीज़ें जो है बिना डेट के विनिष्टीकरण के लिए जब्ती की गई है। और जो गुप्ता शॉप है वहाँ से हमने लगभग 41 किलो के आसपास प्लास्टिक की जब्ती की है, जिसमें हमारे पास उनका जो जुर्माना जमा हुआ 21,000 के आसपास जुर्माना जमा हो गया है। और उनके यहाँ तो जो दुकान है उसको सीज किया गया है, वो सीज इस बेस पे किया गया है क्योंकि विद्युत कंपनियों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गृह ज्योति योजना को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया है। इसमें प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर केवल 100 रुपए का बिल जारी किया जाएगा। अब 150 यूनिट मासिक खपत वाले प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में लागू इंदिरा गृह ज्योति योजना को संबल योजना से असंबद्ध कर दिया गया है। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को 2 रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब 27 दिन की रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 135 यूनिट होगी और 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 175 यूनिट होगी। प्रत्येक मासिक रीडिंग के लिए निर्धारित मासिक खपत पात्रता यूनिट मानी जाएगी। योजना में पात्रता यूनिट तक खपत करने वाले पात्र बिजली उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपए का बिल आएगा। 100 यूनिट खपत के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित दर से गणना किए गए बिल तथा 100 रुपए के अंतर की राशि राज्य शासन के द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। लालबरा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 25 सितंबर को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव लिए गए। जनप्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। साथ ही कई विभागीय अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने से विभागीय समीक्षा नहीं हो पाई, जिस पर समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने का भी प्रस्ताव लिया गया। जनपद सदस्य वैभव विसेन के द्वारा ग्राम पंचायत गर्रा, लेंडेझरी, मांझापुर, डोंगरिया व बरबसपुर में कई वर्षों से निवासरत ग्रामीणों को पट्टा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मेरे द्वारा मुख्य रूप से हमारी ग्राम पंचायत गर्रा के अंतर्गत आने वाले जितने भी खसरे हैं जो कि मध्य परिवर्तन योग्य हैं, जिसमें व्यक्ति कई वर्षों से निवास कर रहे हैं और उन्हें आज तक के भू अधिकार या पट्टा ऐसे कोई भी लाभ अभी तक के नहीं दिए गए, लाभ से वंचित हैं, जिसकी वजह से उनको ना शौचालय का लाभ मिल पा रहा है, ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पा रहा है, ना ही पूर्व में शिवराज चौहान जी ने जो योजना लाई थी मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके भी लाभ से वो बेचारे वंचित रह गए। 2015 में जब मैं जनपद सदस्य बना तब से मेरे द्वारा इस पट्टे को लेकर के ग्राम पंचायत गर्रा, लेंडेझरी, मांझापुर, डोंगरिया और बरबसपुर, ये 5 पंचायतों में एक मुहिम चलाई गई थी हमारी। हमने पूरा डाटा बनवाया, सर्वे करवाया, खुद के स्वयं के मेहनत से हमने ये सब काम किया था। इसमें कोई सरकारी हमको वो नहीं मिला था, प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया था। फिर भी हमने उसको इस स्तर तक आज ला दिया है कि लगभग पट्टा मिलने की कगार पे हम आ चुके हैं। अभी कुछ ज़मीन जो है वो राजस्व में बड़े झाड़ के जंगल में दर्ज हैं, कुछ छोटे झाड़ में दर्ज हैं, कुछ एक ज़मीनें हैं जो वन विभाग में दिखा रही हैं, जो हालांकि जंगल वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, कई वर्षों से वहाँ कोई जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करीब 30-35 सालों से वहाँ 40 सालों से निवासरत हैं। उसके आधिकारिक प्रमाण भी हमारे पास हैं, उनके जो जुर्माने हुए हैं, जो तहसील कार्यालय में उनके ऊपर मुकदमे चले हैं, उन मुकदमों की सारी प्रतियाँ, सारी नकलें हमने मतलब पूरा डाटा बना के रखा है। करीब 10,500-11 हज़ार पन्नों का डाटा है। आज जनपद में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में मुद्दा रहा। एक मुद्दा रोड का आया है, जो लालबर्रा में रोडें बन रही हैं। निश्चित रूप से वो प्रयास अच्छा है, लेकिन जनपद के द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा जनपद की जो जगह है और जनपद की जो दुकान है, उनमें हमारे जनपद आज सभा हाल में कोई प्रस्ताव नहीं आया और सब सामूहिक रूप से सभी सदस्यों ने बोला कि जब तक जनपद की एनओसी ना हो तब तक रोड का निर्माण ना किया जाए, गुजरी चौक, और निर्माण ऐसा किया जाए कि ज़्यादा दुकानदार फुटपाथ पे ना जाए, गरीब दुकानदारों का नुकसान ना हो। लेकिन सभी जनपद सदस्यों का कहना है कि निर्माण कार्य हो लेकिन नियमानुसार हो, जहां एनओसी की जरूरत हो वहां एनओसी जरूर ली जाए। जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभी सदस्यों ने एक राय होकर प्रस्ताव पारित कर दिया है एवं 5 ग्राम पंचायत के पट्टा विहीन ग्रामीणों को पट्टा दिए जाने के लिए अनुशंसा कलेक्टर को कर दी गई। आज लालबर्रा
जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक ली गई थी। जी, किन किन विषयों पे चर्चा हुई इसमें? आज एजेंडा अनुसार कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, ऐसे अन्य समस्त विभागों की जो जनपद पंचायत अंतर्गत आते हैं सभी विभागों की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का पता चला है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। तो मेरा क्षेत्र लालगढ़ क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के बीच के, उन्हें इस योजना का अवश्य लाभ पहुँचाएं। इसके अलावा कोई और समस्याएं सामने? इसके अलावा रोड से संबंधित जो मुख्य तरह से आई है कि PWD विभाग आज गायब था, अनुपस्थित थे। हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है समस्त जनपद प्रतिनिधियों से कि सर एक तो बैठकों में आते नहीं हैं और ऊपर से जब किसी प्रकार की रोड के लिए जनपद पंचायत की सामान्य सभा यहाँ की जो मीटिंग हॉल है वही हर बार होती है और वहाँ शासन के निर्देशानुसार ही GPDP बनाने के लिए जो दल है ग्राम पंचायतों के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो 1 बजे तक वो प्रशिक्षण समाप्त हो जाना था। इसके बाद फिर सामान्य सभा की बैठक वहीं होनी थी। क्या इमरजेंसी में हम लोग ये व्यवस्था कर लिए थे कि मान लो प्रशिक्षण उस समय तक समाप्त ना हुआ हो तो नीचे के हॉल में भी हम लोग व्यवस्था कर लिए थे कि उस समय जो प्रशिक्षणार्थी है वो नीचे में आ जाएं और हम लोग ऊपर में मीटिंग लें। मुख्यमंत्री को जरूर सूचना थी, वो उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि वो क्यों आज मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन PCO लोगों को आज आमंत्रित नहीं किया गया था। ये माने ये फैक्ट है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, बाकी यही को उपस्थित होना था। लालबरा के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी में भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती मनाएगी। यह कार्यक्रम जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हो। वाराणसी के शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय के LLB की कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने 25 सितंबर को थाने का विजिट कर वहां होने वाले कार्यों व गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्लेकर के निर्देशन पर प्रोफेसर संध्या मंडालय के नेतृत्व में LLB के विद्यार्थी थाने पहुंचे, जहां प्रधान आरक्षक उमेश दियवार के द्वारा समस्त विद्यार्थियों को थाने का भ्रमण करवाया गया। साथ ही किस तरह FIR दर्ज कराई जाती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सभी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विधि संकाय के प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये सारे को जितने सारे बच्चे हैं उन सभी को शिक्षण कार्य के लिए थाना विजिट पे लेकर आए हुए हैं और ये प्रथम विजिट है इन लोगों की यहाँ थाने की। यहाँ पे लाके क्या जानकारियाँ दी गई हैं? विधि से रिलेटेड और थाने के क्या प्रभार हैं उस विषय पर यहाँ पर जानकारी दी गई है। बच्चों के द्वारा सवाल भी पूछे गए होंगे? बिल्कुल, बच्चों से द्वारा जो सवाल थे वो पूछे गए हैं जो उनके सब्जेक्ट थे। और नगर के वार्ड नंबर 4 स्थित भाजपा नेता छगन हनवत के कार्यालय में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निर्मला पटले, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष छगन हनवत, शैलेंद्र सेठी की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, उनकी जयंती है। और जब जनसंघ के समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया और उनका कहना ये था कि जब तक हम गरीबों की अंतिम छोर के व्यक्ति के हाथ पैरों की बीमारियों को नहीं भरेंगे, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं करेंगे, उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। ये उन्हीं का था कि अंत्योदय योजना उन्हीं की थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का आधार स्तंभ और संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 130वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सब उपस्थित थे। और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पे क्रियान्वयन करती है एवं अंतिम छोर पे अंतिम बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय कार्यक्रम के
के माध्यम से उसका उत्थान करना चाहती है। इसी के आधार पर हम आज ये जयंती मनाए हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इनके कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा। जनपद पंचायत में अधोसंरचना राशि खर्च किए जाने पर बहुत अधिक गहमागहमी और विरोध का माहौल रहा, जिस पर जनपद सदस्यों ने बहुत अधिक आक्रोश और असंतोष व्यक्त किया। जनपद अध्यक्ष पूरण कुमार ठाकरे बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशि खर्च करने के लिए बात किया जा रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई है वहां यह राशि कैसे खर्च की जाए, इस पर माथापच्ची चल रही। आज समाज सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमको जो अधोसंरचना मद में परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जो दी जाती है उसकी कार्य योजना बनाने के लिए हमने बैठक आहूत की थी। परंतु अभी 20 तारीख को इस कार्य योजना जो पहले वाली जो हमारी जो गाइडलाइन के अनुसार जो राशि जो आई थी उसमें आहरण पर रोक लगा दी गई थी, और उसके बाद आज फिर हमारी बैठक चल रही थी। उसी बीच में इसको रोक को जारी करने के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया, जो सरकार जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर में जबरदस्ती का बोझ लादे टाइप का एक तानाशाही तरीके से ऐसा थोप रही है जैसा कि अतिवृष्टि बाढ़ में जहां पर नुकसान हुआ है वहां उन्हीं को देना है, उसके अलावा किसी काम को। अब मैं कहता हूं कि जहां पर अतिवृष्टि और वर्षा के कारण जहां पर अगर नुकसान हुआ है उनका तो ठीक है, पर जिन सदस्यों का वहां पर अगर नुकसान नहीं हुआ तो वो किसको देंगे। जनपद सदस्य भूरू पटेल बताते हैं कि परफॉर्मेंस की राशि 5-5 लाख रुपया प्रत्येक जनपद सदस्य को आ चुकी है, जिसमें सरकार ने यह आदेश जारी किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनपद सदस्य राशि खर्च कर सकते हैं, जिसमें आवास के लिए बहुत अधिक प्रभावितों को मदद मिलेगी। जनपद सदस्यों का 5-5 लाख रुपये जो आया है उसकी गाइडलाइन अभी तक नहीं आई थी, पर अभी तत्काल उसकी गाइडलाइन आई है जिस पर हम लोग को उस पर काम करना है। तो उस गाइडलाइन में लोगों को सबसे अच्छा काम ये लगा कि जो जिन लोगों को गांव में बाढ़ से पानी से जो मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है उस मकानों को भी हम उस पैसे से निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा बहुत जगह देखा जहाँ पर झोपड़ी बना के मकान में लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये उस पैसे का उपयोग उनके लिए किया जाता तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पीएम हाउस का जो मकान है वो नंबर के हिसाब से दिया जा रहा है, 1 रूम 2 रूम, तो 1 रूम वाले अभी कंप्लीट नहीं होता, 2 रूम तक उनका नंबर पहुँचते तक तो बेचारे उनकी क्या गति होगी उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे हमारा जो पैसा है वो उन गरीबों तक पहुँच जाए जिनके मकान नहीं, जिसको रहने को छत नहीं। जनपद सीईओ शिखा मेरावी बताती है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 गाइडलाइन तय की गई है, जिसके तहत यह राशि खर्च की जानी है। किसी हितग्राही का पीएम आवास में नाम ना हो और उसका मकान प्रभावित हो गया हो तो जनपद सदस्य अपनी परफॉर्मेंस राशि से मकान मरम्मत व भवन निर्माण के लिए राशि खर्च कर सकते हैं। पूर्व में जो अभी हमारे यहाँ जनपद सदस्यों की राशि जनपद में आई है, उसमें राशि खर्च करने के लिए जो स्वीकृति थी और उसका आवंटन था उसमें रोक लगा दी गई थी। आज की मीटिंग में बीच में ही एक निर्देश आए, उस निर्देश में आपको काम करने के लिए 4 बिंदुओं पे काम करने के लिए 4 तरह के काम बताए गए हैं, जिसमें पहला कोई प्रधानमंत्री आवास हो जो आवास में नाम ना हो और उसका मकान अगर गिर गया है, बाढ़ में गिर गया है, अतिवृष्टि में गिर गया है, तो उसका घर बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो तालाब हैं, सरोवर हैं, उनका जीर्णोद्धार करा सकते हैं। पुल पुलिया निर्माण, अगर कोई पुल पुलिया अतिवृष्टि से बह गई है या ढह गई है या उसमें कोई मरम्मत कार्य है, वो करवा सकते हैं। 36 वाहिनी भारत रक्षित विशेष सशस्त्र बल कनकी में पदस्थ उप निरीक्षक नरेंद्र खेड़े के विरुद्ध उनकी पत्नी रंजना खेड़े निवासी इंदौर ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रंजना ने इंदौर में नरेंद्र के विरुद्ध शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाई थी। रंजना द्वारा की गई शिकायत से बचने और नौकरी बचाने के लिए नरेंद्र द्वारा रचना से शादी तो कर ली गई, लेकिन उसके बाद उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। 23 सितंबर को रंजना ने पति नरेंद्र के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें नरेंद्र के विरुद्ध धारा 498, 294, 506, 34 के तहत दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डायरी इंदौर के लिए भेज दी गई है। परसवाड़ा तहसील के भादुकोटा में एक युवक की मौत के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस थाना परसवाड़ा पहुंचकर थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक बालाघाट के नाम आवेदन प्रस्तुत कर उक्त घटना की शीघ्र जाँच करते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम भादुकोटा में एक 23 वर्षीय युवक दिनेश पिता कमल सिंह उइके का शव पानी पर उतराता हुआ पाया गया था,
जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया था। इस घटना को परिजन हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। परिजनों का कहना है कि घटना के कुछ दिन पहले ग्राम के ही एक व्यक्ति के द्वारा मृतक को जान से मारने की धमकी दी गई थी और सप्ताह भर के अंदर ही यह घटना घटित हो गई। उसके मरने के बाद में किसके मरने के बाद? दिनेश के मरने के बाद। जी, कौन है वहाँ पर? लड़का है। अच्छा, कैसे डेथ हुई थी उसकी? वो 12 बजे रात से मोबाइल में फ़ोन आया जी और घर से निकला तो उसके 1 घंटे बाद में कि कहाँ गया करके हमने पता लगाया, उसको कहीं पता नहीं चला। उधर फिर हम आसपास पूरा पता लगाए, कहीं पता नहीं लगा। फिर किसी ने देखा तालाब में तो बताया उन्हें, तो फिर गए तो वहाँ से पूरा घसीटा हुआ निशान था। कहाँ पर? तालाब में। तालाब में जी। अब वहाँ पर पुलिस वाले को हमने बोले कि ये घसीटा का इसका भी निशान का ये कैमरा से दिया जाए फ़ोटो, तो उन्होंने फ़ोटो नहीं दिया। वो घसीटा हुआ निशान का घुटने भर पानी में था लाश को फिर निकलवाए उन्होंने चेकिंग करके। अभी आप थाने किस लिए आए हैं? अभी थाने हम आए हैं कि इस केस के कार्रवाई के लिए कि हमको इसका सबूत जल्दी से जल्दी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको उसका हत्या होने का शक है, किसी ने उसको मार दिया जान से। 12 तारीख को मेरे को बोला था जी घर में जाके कि मैं तुम्हारे लड़के को 4 दिन जीने नहीं दूंगा। कौन बोला? घनश्याम चंद्रे। अच्छा, 4 दिन क्या 2 दिन भी नहीं बीता तो लड़के ख़त्म हो गया। अच्छा जी, पंद्रह जी बताएं क्या है मामला ये? हमारे दिनेश उइके जी भादुकोटा से जिसकी हत्या हुई है, ये हमको और हमारे परिवार को और पूरे आदिवासी समाज को शंका है। अगर इसका पूरी तरह से जांच नहीं होगी और अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी तो हम पूरे आदिवासी समाज मिलके उग्र आंदोलन करने जाएंगे। ये सूचना देने हम थाना पहुंचे हैं। मैं 22/9 को मृतक दिनेश उइके की भादुकोटा में तालाब में बॉडी तैरते हुए मिली थी, जिसकी पंचनामा कार्रवाई उपरांत पीएम कराया गया था और जिसकी जांच की जा रही है और जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी प्रकरण जांच में है, कुछ कहने की स्थिति भी नहीं है क्योंकि पंचनामा कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं की गई थी। अग्रिम जांच मेरे द्वारा की जा रही है और जांच दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के करूँगा। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। वैशाली राजपुरोहित मिठाई दुकान का कारखाना सील, संचालक पर एफआईआर के आदेश। खाद्य विभाग की कार्रवाई में गुटखा फैक्ट्री सील, प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर 1 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश शासन का आदेश, प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होंगे अध्यक्ष का चुनाव, पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष। जिले के भीतर आधार कार्ड निर्माण में बड़ी लापरवाही, चीन के निवासियों का जिले में बन गया आधार कार्ड। दशहरे से दीपावली तक 24 दिन स्कूलों की छुट्टी पर अब तक नहीं आया मध्य प्रदेश शासन का कोई आदेश। 4 महीने में आधा सैकड़ा सड़क दुर्घटना, अब तक नहीं हुए किसी के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। जनपद पंचायत लालबर्रा में बैठक के दौरान अव्यवस्थाओं पर जनप्रतिनिधि ने जताई नाराजगी। जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।